नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, झारखंड चुनाव में पहले दौर के मतदान के लिए उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है, क्योंकि कल सुबह से झारखंड के 43 सीटों के लिए 43 सीट्स उसके लिए वोटिंग शुरू हो जाएगी। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता दावा कर रहे हैं कि बीजेपी की कहानी यहां खत्म हो गई है। सीएम हेमंत सोरेन ने तो बीजेपी की सारी रणनीति को 1 मिनट में ध्वस्त करते हुए कह दिया कि 5 साल हमने घास नहीं छीली है, बिना किसी भेदभाव के लोगों के लिए काम किया है। झारखंड में इंडिया गठबंधन बीजेपी पर आरोप लगा रहा है कि इस आदिवासी प्रदेश की सत्ता बीजेपी को इसीलिए चाहिए क्योंकि अदानी जैसे उद्योगपतियों की वो मदद कर पाए। और इधर महाराष्ट्र में भी सत्ता के खेल में अब अदानी का नाम सबके सामने आ गया है, सबसे पहले आ गया है कह सकते हैं। और खुद महायुति में शामिल अजित पवार ने यह खुलासा किया है कि अदानी जो हैं उनका एक प्रमुख रोल था या है। दरअसल एक इंटरव्यू में अजित पवार ने दावा किया है कि एनसीपी, शिवसेना और बीजेपी नेताओं की जब मीटिंग हो रही थी तो उसमें शरद पवार भी शामिल थे और उद्योगपति गौतम अडानी भी शामिल थे। अब विपक्ष सवाल उठा रहा है कि आखिर महाराष्ट्र की सत्ता के खेल में अडानी का क्या काम था? क्या राहुल गांधी जो आरोप नरेंद्र मोदी पर लगाते हैं वो सही है? हालांकि अजित पवार ने शरद पवार को भी यहां फंसाने की कोशिश की, लेकिन यहां असल में बीजेपी को उन्होंने फंसा दिया है अदानी का नाम लेकर। इधर राहुल गांधी ने भी आज गोंदिया की जनसभा में कहा है कि उन्होंने कभी अदानी से हाथ नहीं मिलाया। असल में राहुल गांधी यहां कांग्रेस की रैली में पहुंचे थे गोंदिया, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार की किसान विरोधी नीतियों का खुलासा किया और तभी यह दावा किया है। आइए जरा सुन लेते हैं सबसे पहले राहुल गांधी को और यहां से जरा आगे बढ़ेंगे महाराष्ट्र की राजनीति, लेकिन निगाहें टिकी हुई हैं झारखंड पर भी, जहां कल पहले दौर की वोटिंग है। पहले सुनिए राहुल गांधी को, विदर्भ का क्षेत्र है महाराष्ट्र, विदर्भ एरिया गोंदिया, क्या कह रहे हैं राहुल गांधी, सुनिए। महाराष्ट्र में सोयाबीन, कपास, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको सही दाम मिलता है? आप मेहनत करते हो, आपके हाथ फट जाते हैं, 24 घंटा अपना खून पसीना आप देते हो और आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिलता। अदानी जी के हाथ नहीं फटते, मैंने हाथ कभी मिलाए नहीं है, मगर मैं जानता हूं बिल्कुल मुलायम मुलायम हाथ होंगे उनके। खेत में कभी शायद गए भी नहीं है, मगर हिमाचल में अगर आप सेब बेचना चाहते हो तो पहले अदानी जी के गोदाम में डालना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी 3 काले कानून लाए, देश में सारे के सारे किसान उसके खिलाफ खड़े हो गए और नरेंद्र मोदी भाषण में कहते हैं मैं तो ये बिल किसान के फायदे के लिए लाया था। अगर आप किसान का फायदा करने की कोशिश कर रहे थे तो किसान सड़कों पे क्यों उतरा? क्योंकि किसान जानता है कि आप किसान की कभी मदद नहीं करते हो। 16 लाख करोड़ रुपए आपने अरबपतियों का कर्जा माफ किया। मैं पूछता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने 10-11 साल में कितने किसानों का कर्जा माफ किया है? एक का नहीं किया है। आपको बता दूं दोस्तों कि आज राहुल गांधी विदर्भ में 2 सभाएं उनकी थी, वहां थे, लेकिन एक जगह वो हेलीकॉप्टर में खराबी के कारण नहीं पहुंच पाए, मगर दूसरी जगह यानी गोंदिया में उन्होंने जिस अंदाज में भाषण दिया जिसे अभी आप सुन रहे थे, उससे इंडिया गठबंधन की मजबूती का इजहार हो रहा है। राहुल गांधी ने यहां यह भी बताया कि वो मोहब्बत की राजनीति क्यों कर रहे हैं। आइए जरा ये भी सुन लेते हैं कि मोहब्बत की राजनीति क्यों कर रहे हैं राहुल गांधी यहां पे। और यहां से बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि गोंदिया की
एक अलग राजनीति है और उद्धव ठाकरे की बात हम करेंगे, लेकिन क्यों इसलिए उद्धव ठाकरे का जिक्र यहां कर रहा हूं क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की दरअसल उनके हेलीकॉप्टर की, उनके सामानों की खूब वहां उसका इंस्पेक्शन हो रहा है। लेकिन पहले राहुल गांधी को सुन लेते हैं, कह रहे हैं कि वो मोहब्बत की राजनीति क्यों कर रहे हैं, सुनिए। ये लव यू शब्द जो है, ये भारत जोड़ो यात्रा के बाद जब मैंने कहा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है, तो ये तब से चला है। और अजीब सी बात है क्योंकि ये बहुत जरूरी शब्द है, इसका सब लोग प्रयोग करते हैं, मगर राजनीति में यह शब्द गायब था। राजनीति में सिर्फ नफरत, हिंसा, गुस्सा, ये चीजें फैलाई जा रही थी। तो इसलिए हमने सोचा कि देखिए, अगर दूसरे साइड ने नफरत का ठेका ले रखा है, तो हम मोहब्बत का ठेका ले लेते हैं और उसमें फायदा भी है। तो दूसरे साइड ने अगर नफरत का ठेका ले रखा है तो हम मोहब्बत का ठेका ले लेते हैं और उसमें फायदा भी। ये बात कह रहे हैं राहुल गांधी। बीजेपी नफरत फैलाती है, ये बात अब सभी जानते हैं, तभी तो बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे बीजेपी की रैलियों में लगते हैं। और ये बात अब बहुत तेजी से वायरल हो रही है, ये बात तेजी से लोगों तक, जन जन तक पहुंच भी रही है। इधर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इसे सबसे नकारात्मक नारों में से एक बताया है, बटेंगे तो कटेंगे। हालांकि बीजेपी की असलियत क्या है और क्यों वो बांटने काटने का डर दिखाती है, ये फिलहाल प्रयागराज में चल रहे प्रदर्शन से समझा जा सकता है। यहां पर प्रयागराज में यूपीपीएससी की परीक्षा एक साथ कराने की मांग पर छात्र और प्रशासन आमने सामने हैं और छात्र बिना बटे एकजुट होकर योगी सरकार के खिलाफ खड़े हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रयागराज की तस्वीरें हैं। बीजेपी की असलियत दोस्तों यहां भी दिखाई देती है, यानी उत्तर प्रदेश में। और ये जो छात्र हैं, जुटेंगे तो जीतेंगे के नारे के साथ यूपीपीएससी, आरओ, वन डे वन शिफ्ट, नो नॉर्मलाइजेशन, ये बात कही जा रही है, ये डिमांड है ये छात्रों की तरफ से। तो ये आप उत्तर प्रदेश देख रहे हैं और उधर आप राहुल गांधी को सुन रहे थे। बीजेपी की असलियत झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक चल रही गतिविधियों से भी समझ में आती है दोस्तों। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की दो बार तलाशी ली जा चुकी है और इलेक्शन कमीशन इसे नियमों के तहत की जा रही कार्रवाई बता रहा है। लेकिन सवाल तो उठेंगे कि ये नियम कभी मोदी या अमित शाह के हेलीकॉप्टर पर लागू क्यों नहीं होते दिखते हैं। ये नियम सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे या इंडिया गठबंधन या विपक्षी दलों के नेताओं तक ही क्यों सीमित हैं। ये सवाल तो उठेंगे, ये सवाल पूछे जाएंगे। देश की जनता आज थोड़ा कम पूछती है, धीरे धीरे बोलने लगी है, ज्यादा पूछने लगेगी। जब ज्यादा पूछेगी तो फिर कहीं इस शोर में आपकी आवाज गुम ना हो जाए, ना माननीय नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जी। इसका इंतजार लोगों को जरूर होगा। सुनिए जरा, यहां पर मराठी में बोल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात, उद्धव ठाकरे खुद अपने मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं, मराठी में बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि ये काम आप लोग मोदी जी के लिए कब करेंगे। सुन लीजिए जरा। सगळ्यांचं अपॉइंटमेंट लेटर, तुमची पाकिटं दाखवा, तुमच्या खिशात किती पैसे आहेत, सगळ्यांचे पैसे काय तपासा। तुमचं नाव काय? हनुमंत बानके, कुठले? कृषी विभाग। तुमचं नाव काय? बालाजी बेवणारे, कृषी विभाग। फोटो दादा या। तुमचं नाव काय? प्रदीप पुंजे। आणि महाराष्ट्रातले सगळे आहात, सगळ्यात तुमचं अपॉइंटमेंट लेटर दाखवा। कधीपासून नोकरीत आहात? किती जणांना तपासले? किती नावं सांगा, पटपट। तर आपली पहिलीच सभा असल्यामुळे आपल्याला माझी पहिलीच, दरवेळेला मीच पहिला गिराईक। काय करणार? आज आता मोदी येतात, मोदींकडे पाठवतो ना तुम्हाला। सोलापूरचा एअरपोर्ट बंद आहे, नाही अडचण नाही। मोदींना तपासलं, त्यांना सस्पेंड केलं होतं ओरिसामध्ये। आता आज मोदींची तपासणी झालीच पाहिजे, ही परत माझी जाहीर सभेची मागणी आहे। तपासा, या पोलीस दादा या,
या तुमचं पण फोटो या बरोबर या काय बघतो इथे लवकर या. एक काम करतो त्या बॅग ठेवतो तुमच्याकडे मी आल्यावरती काय तर तुम्ही पुढच्या मुक्कामावरती घेऊन जा मला प्रॉब्लेम नाही. या बघा या कोण एक पण बघतोय अरे बघा ना लाजू नका. सगळ्यांची नावं आले ती जाणार तर टीव्हीवर तुम्हाला प्रसिद्धी छान मिळणार आहे. काय काळजी करायचं कारण नाही. बघा हो अरे बघा हो लाजू नका. ठीक आहे चला मला काय तुमच्यावरती राग नाहीये. मला फक्त यांचा एकतर्फी जो कारभार चाललाय मला जो न्याय तोच मोदींना पण लागला पाहिजे कारण मोदी पण प्रचाराला येत आहेत. ठीक आहे तुमच्यावरती काय माझा राग नाही. तो सुन रहे थे आप, देख रहे थे, मराठी में बोल रहे हैं लेकिन पूरा का पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग और कह रहे हैं, पहले नाम पूछ रहे हैं, पता पूछ रहे हैं और उसके बाद उद्धव ठाकरे ने कहा कि आप मेरे बैग की चेक इन कर लीजिए. बैग चेक कर रहे हैं और ये पूछ भी रहे हैं कि सोलापुर में नरेंद्र मोदी और वहां आपने क्यों नहीं उनकी चेक इन की. और ये जो जांच है, इलेक्शन कमीशन आखिर क्यों विपक्ष के ऊपर ऐसी कार्रवाई करता है, ये एक बड़ा सवाल है. उधर झारखंड में भी इलेक्शन कमीशन नहीं बल्कि ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक बार फिर कार्रवाई की है और पश्चिम बंगाल और झारखंड में बांग्लादेश से हो रही घुसपैठ में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के नाम पर यह कार्रवाई की गई है. हालांकि ये अब अलग से समझाने की जरूरत नहीं है दोस्तों कि मतदान के एक दिन पहले ईडी के पहुंचने का, वो भी झारखंड और बंगाल में पहुंचने का क्या मतलब है. यह मामला तब और संदिग्ध हो जाता है जब असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा इस कार्रवाई के पक्ष में बयान देते हैं मानो वो अब ईडी के भी प्रवक्ता बन गए हैं. आइए जरा हिमंता बिस्वा शर्मा को सुन लेते हैं. सुनिए जरा. सर ईडी की रेड चल रही है बीच चुनाव में, इसको लेकर सवाल उठाया जा रहा है टाइमिंग को लेकर. देखिए किसका ईडी का रेड से, देखिए ईडी का रेड कोई पॉलिटिकल लीडर का घर में नहीं हो रहा. ये ईडी का रेड सीधा वही लोगों का ऊपर हो रहा है जो घुसपैठियों को झारखंड लाके फॉल्स डॉक्यूमेंट्स बना के घुसपैठियों को भारतीय करवाने का साजिश रखते हैं. तो आज का ये रेड से तो सुन रहे थे ईडी का रेड क्यों हो रहा है, ये बता रहे हैं बिस्वा शर्मा. हिमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं. ईडी पर अगर कोई सवाल उठ रहा है तो उसका जवाब ईडी को देना चाहिए, मगर बीजेपी नेता की सफाई बता रही है कि कहीं कोई झोल है. वैसे जांच एजेंसी के इस तरह इस्तेमाल और बीजेपी की रणनीति पर आज हेमंत सोरेन ने करारा हमला बोला है. हेमंत सोरेन ने साफ साफ जो कुछ कहा है ये जरा सुन लेते हैं. और कह रहे हैं हेमंत सोरेन कि हमने 5 साल घास नहीं छीला. विपक्ष के षड्यंत्र को रोज मिट्टी में मिलाते हुए हमने कोरोना में अपने लाखों प्रवासी भाइयों बहनों को मदद देने का काम किया. बिना किसी जाति धर्म का भेदभाव किए लाखों करोड़ों लोगों को हक अधिकार देने का काम किया. भाजपा ने तो 20 साल सिर्फ यहां के खनिज संपदाओं को लूटकर अपने व्यापारी मित्रों की तिजोरी भरने का ही काम किया था. आइए सुन लीजिए हेमंत सोरेन को. 5 साल हम लोगों ने घास नहीं छीला है. हम लोगों ने 5 साल इस राज्य के गरीब बुरा लोगों के लिए खून पसीना बहाया है. और ये लोग व्यापारी लोग गुजरात महाराष्ट्र से आकर के हमारे खनिज संपदा और हमारे जल जंगल जमीन लूटने के लिए यहाँ आ रहे, इसीलिए सतर्क करने के लिए आए हैं. आपको मालूम है राज अलग होने के बाद सबसे अधिक यही मेहमानों ने सरकार चलाया इस राज्य में. 2019 तक क्या हालत था, किसान आत्महत्या कर रहा था, लोग भूख से मरते थे, राशन कार्ड हाथ में ले लेकर के बात करके. हम लोग का सरकार बना. दुर्भाग्य है कि सरकार बनते ही कोरोना जैसा महामारी आ गया. 2-2.5 साल हम लोग कोरोना ही हम लोग का समय लेके चला गया. हाँ और याद कीजिए वो कोरोना का दिन, ठीक है, हम थोड़ा सा भाषण खत्म हो. जहां केंद्र की है एनडीए सरकार ने देश दुनिया को बिना कुछ बताए अचानक लॉकडाउन लगा दिया. हाट बाजार गाड़ी मोटर
तो दोस्तों सुन रहे थे आप हेमंत सोरेन को, झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और झारखंड और महाराष्ट्र दोनों राज्यों में अब चुनावी सरगर्मी और बयानों की तल्खी दोनों काफी बढ़ गई है। इंडिया गठबंधन इस बार किसी भी तरह पीछे नहीं हट रहा और अब हर तरीके से सावधानी बरत रहा है। अब चुनावी मंचों से कार्यकर्ताओं को समझाया जा रहा है कि वोटिंग के दौरान किस तरह अलर्ट रहना है ताकि बीजेपी कोई गड़बड़ न कर सके। जरा सुन लीजिए कल्पना सोरेन को फॉर्म 17C को क्या करना है, आखिरी तक कैसे रहना है, 7 बजे के बाद क्या करना है, सब बता रही हैं कल्पना सोरेन। सुनिए। मैं हमारे पार्टी में जितने भी बूथ एजेंट हैं, आप सबको ये बताना चाहती हूँ, कभी हमारा 13 तारीख को मतदान है। आप सुबह में उठ करके सबसे पहले जा करके आपको वहाँ पर में जब ये मॉक ट्रायल होगा उस समय में जाकर के बैठना है और वहाँ जाकर के 17C का फॉर्म भरवा करके साइन करा करके आना है। ये लक्ष्य लेकर के आपको जाना है। आज हम झारखंड में या झारखंड के साथ पूरे देश में मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये अगर देश चलेगा तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान से चलेगा। और यहाँ पर में हम अपने आरक्षण की बात, हम अपने मान सम्मान की बात और हमारा जो आदिवासी सरना धर्म कोड है हमने जो पारित कराया है उसको केंद्र सरकार से भी पारित करवाएंगे। ये हमारा लक्ष्य है। तो सुन रहे थे आप कल्पना सोरेन को। और इस घेराबंदी में क्या इंडिया गठबंधन बीजेपी को मात दे देगा, आज इसी पर चर्चा करेंगे। झारखंड और महाराष्ट्र में किसकी बनेगी सरकार, चुनाव से पहले